बहुत बहुत स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट पे। तो आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड में क्लास 12 में पूछे जाने वाले जो केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस डाले हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। वो भी आप मेरे साइंस पॉइंट चैनल पे जाके देख सकते हैं। साइंस पॉइंट बाय चंदू सर करना टाइप, तो आपको आ जाएगा चैनल फर्स्ट में ही। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे बच्चों। आज हम लोग दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है 2025 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सॉल्यूशन चैप्टर और एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में। ये दोनों चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बच्चों ज्यादातर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा, देख लो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ठीक है, पहले तो ये जानना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हाउ इज इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। आपके सामने दिख रहा है, दूसरा नंबर चैप्टर है सॉल्यूशन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे ये इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो आओ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पहले इसको कैसे लिखोगे बच्चों, तो मैं यहां पे इसका आंसर लिखने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन आंसर। आंसर क्या है बच्चों, ये देख लो जरा। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है सर? तो फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते होंगे बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ फ्रीज होता है यानी जम जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और आज जो हम लोग जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, वो वेपर प्रेशर के टर्म में जानेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो वैसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में और वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में, दोनों फेज में जब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं समझे? नहीं समझे? कोई सब्सटेंस है, अगर उसका लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा और सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि सब्सटेंस का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। उस सब्सटेंस का ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको TF नोट बोल दिया बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ मिला देते हैं। इसमें कुछ मिला दो। क्या मिला दे सर? चीनी मिला दो बच्चों, चीनी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है चीनी बच्चों, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो, आयन में नहीं टूटे, जो या डिजोल्व होने के बाद आयन में टूट नहीं जाए, तो ये आयन में नहीं टूटता है बच्चों, इसलिए इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप बोल सकते हो। इसमें मिला देंगे बच्चों, तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, किसी भी सॉल्वेंट में हम अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, तो इस सॉल्यूशन का बच्चों वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने के कारण फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका डिक्रीज कर जाएगा। मान लो मिला देने के बाद, पानी में चीनी मिला देने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाता है बच्चों। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? तो पहले था TF नोट, बाद में कितना हो गया? ये जो सॉलिड मिला दिया हम लोग, जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसको मिलाने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF, जो कि TF नोट से कम है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो कितना कम हो गया? तो ये कैसे निकालोगे? TF नोट में से किसको घटा देंगे? TF को। इसको बोलते हैं बच्चों डेल TF। डेल TF का मतलब हो गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं डेल TF को ही कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखूं सर? आइए हम बताते हैं आपको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि इफ मैं कलर चेंज कर लूं जी सर, कर लीजिए। इफ
नॉन वोलाटाइल solute is added in a pure solvent, किसमें डाल दें? प्योर सॉल्वेंट में तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो, ठीक है, इन अ प्योर सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है बच्चों। आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने से किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। हेंस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। हेंस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट also decreases, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज कर गया? दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। The change in freezing point is called depression of freezing point। इसी को बच्चों कहा जाता है depression of freezing point। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कम, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो कितना कम हो गया? दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो सबसे पहले जान लो बच्चों, हम एक प्योर कोई सॉल्वेंट लेते हैं, उसका पहले आपको वेपर प्रेशर और उसके टेम्परेचर के बीच का ग्राफ में दिखाता हूं आपको। चलिए देखिए जरा, देखिए ये हैं, इधर लिखूंगा मैं वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर लिखूंगा मैं टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर रहेगा बच्चों केल्विन में, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो मान लो किसी फ्रोजन सॉल्वेंट का ये ग्राफ है, किसका? फ्रोजन सॉल्वेंट का, ठीक है, ये ग्राफ है। और इसी सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, मान लो ये है, ठीक है, ये है लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इसका बढ़ते गया। अब देखो बच्चों, किसी भी सॉल्वेंट का सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का दोनों का वेपर प्रेशर सेम कहां है? देखो जहां पे ये दोनों कटा है, इस पॉइंट पे जो दोनों का वेपर प्रेशर है वो ये कुछ इतने के बराबर है। समझ रहे हो बात को? कितने के बराबर? इतने के बराबर। कितने के बराबर रे? इतने के बराबर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है किस टेम्परेचर पे? तो मैं इस टेम्परेचर को मान लेता हूं TF0। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, TF0 मैंने कहा इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। किसी भी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों। वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, नीचे ऐसे हो जाएगा। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कहां हो गया? देखो ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है और ये लिक्विड सॉल्यूशन का है ग्राफ बच्चों, जो कि यहां आके कटा है। तो इस पॉइंट पे देखो फ्रोजन सॉल्वेंट का और जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर सेम हो गया है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा TF के बराबर। मान लो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर ये है। दोनों का वेपर प्रेशर जहां सेम हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट था TF0, अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, पहले यहां से लेकर यहां तक था, ये टेम्परेचर है TF0 बच्चों, ठीक है, और ये टेम्परेचर है TF के बराबर, ये टेम्परेचर TF। तो TF0 बड़ा हो गया, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, अब कितना हो गया? इतना हो गया, कम हो गया। तो देखो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, ये इतना कम हो गया। इसको आप बोल सकते हो बच्चों डेल TF, यानी ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहा जाता है, डेल TF को ही कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ग्राफ में सारा चीज दिख रहा है। अब हम लोग मान ले, यहाँ पे क्या मान ले सर? जल्दी जल्दी मान के आप खत्म कीजिए। मान लेते हैं बच्चों, लेट TF0 मान लेते हैं। ये जो है ये अपन का है जी फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और TF जो है बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कब सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तब का फ्रीजिंग पॉइंट है TF। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा बच्चों डेल TF के बराबर। और ये जो डेल TF होगा बच्चों, इसका वैल्यू कितना होगा? डेल TF का मान हो जाएगा। तो बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटा वाला टेम्परेचर घटा दो तो चेंज आपको मिल जाएगा। यानी जो पहले था प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें से हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देंगे। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF। ठीक है। अब बच्चों किया गया एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से ये पता चला कि डेल TF भाई साहब जो हैं, ये सॉल्यूशन के मोलालिटी पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से आप पढ़े हुए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था बच्चों डेल TB, वो भी मोलालिटी पे ही डिपेंड करता था। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या है। मोलालिटी आप लोग जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घुले हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घुले हुए हैं, इसको मोलालिटी कहा जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, चाहे तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? बाय एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट डेल TF का जो वैल्यू होता है बच्चों, डेल TF का वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के। M का मतलब होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके? सॉल्यूशन के मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल TF बराबर हम लोग यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? तो देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का साइन जब भी डालते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है KF इंटू M। और KF को क्या बोलेंगे? वो यार KF को कहा जाता है बच्चों, KF एक कांस्टेंट है। ठीक है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, या इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक चिल्लाता है सर ये? नहीं, नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कहा जाता है KF। ठीक है, और या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है बच्चों इसको। ठीक है, अपना क्या नाम लिखोगे? अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट ऑफ KF इज, यूनिट ऑफ KF इज। आप KF का यूनिट यहां से निकाल भी सकते हो बच्चों। कैसे? तो यहां से KF का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा रे? डेल TF बाई M मिलेगा। डेल TF बाई M मिलेगा। देख रहे हो, समझ रहे हो? डेल TF का मतलब ये केल्विन हो गया, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है केल्विन। और मोलालिटी का यूनिट जानते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल, यानी मोल पर केजी होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। तो KF का यूनिट हो जाएगा बच्चों केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये हो जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मन में सोच के भी ये लिख सकते हो। इसे लिखिए, एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे। अब हम लोग याद रखेंगे KF का यूनिट होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों, यूनिट ऑफ KF इज केल्विन केजी पर मोल, ये होता है यूनिट KF का। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम काम जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किए थे, सेम काम हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। ये क्या हुआ, कुछ गायब तो नहीं हुआ? नहीं। चलो अब हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों? सपोज करो आपके पास W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। कितना? W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया? W2 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया। और इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ये है M2 के बराबर। ठीक है, क्या किया फिर से समझो, क्या W1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डाल दिया हम? W2 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। जैसे पानी है W1 ग्राम, सपोज करो इसमें हम चीनी डाल दिए, चीनी। ठीक है, कितना ग्राम? W2 ग्राम। और चीनी का मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं बच्चों M2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही चीज लिखने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था बच्चों, ये समझो जरा, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पे ले आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? हाउ इज इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये कह रहा है क्या कि अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं, इसका यूज करके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज करके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो मान लिया है बच्चों, वो कितना मान लिया है, m2 मान लिया है, और यही m2 मुझे निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए इसके लिए करते क्या है, ये सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। लेट W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों मान लेते हैं हम लोग m2 है, इज एडेड इन W1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W1 ग्राम सॉल्वेंट में हम W2 ग्राम सोल्यूट मिला दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि मैं निकालूं मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलालिटी क्या होता है बच्चों, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट को यदि हम W2 ग्राम लिखे हैं तो इसका मोल्स सोल्यूट का n किसका लिखोगे, सोल्यूट का n सोल्यूट लिख दिया रे। सोल्यूट यानी सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास किसका बच्चों, सॉल्वेंट का। और ये जो मास रखना है बच्चों, वो किस में रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में रखना है। चलिए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं आप मिटा देता हूं, इसके कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोलालिटी क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं माना था, अब माना है। इसमें मोलालिटी का वैल्यू रखना है बच्चों। ठीक है, तो मोलालिटी का वैल्यू रखना है, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड पार्टिकल का निकाल सकते हैं। चलो, m मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है सोल्यूट का, W2 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, m2। तो W2 को डिवाइड कर देंगे m2 से, तो ये आ जाएगा बच्चों W2 बाय m2, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चों, कितना ग्राम सॉल्वेंट में मिलाए हैं हम लोग, देखो W1 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाए हैं, तो W1 हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये बच्चों ग्राम में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब करो इसको, m बराबर निकालो। अब m बराबर हो जाएगा W2 बाय m2 इंटू 1000 बाय W1, 1000 बाय W1, ये मोलालिटी हो गया। अब इस m का वैल्यू रख देते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, डेल TF का वैल्यू, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू है बच्चों, किसके बराबर है, KF इंटू m के बराबर। तो यहां पे मैंने लिख दिया KF इंटू m। और अब हम लोग यहां क्या लिखने जा रहे हैं, m का वैल्यू रखने जा रहे हैं। m का वैल्यू कितना है बच्चों, W2 इंटू 1000, ऊपर में है, साफ साफ दिख रहा है, बाय m2 इंटू W1, ये वैल्यू है, ये डेल TF का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, m2, ये हम लोग माने थे। तो यदि डेल TF का वैल्यू पता चल जाए तो m2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो m2 को मैं यहां लिखने जा रहा हूं, डेल TF को यहां लिखने जा रहा हूं, कोई दिक्कत है किसी को। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय, यहां पे क्या क्या बचेगा, डेल TF को यहां लिख दो, डेल TF इंटू m2 गायब हो गया, यहां पे चला गया, तो यहां क्या बचेगा, W1। इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो यहां पे लैंग्वेज लिखना होगा बच्चों, ये लैंग्वेज मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी निकाले हम लोग, इस फॉर्मूला के नीचे में आपको लिख देना है, बाय यूजिंग this formula we can determine the molecular weight of non-volatile and non-electrolyte solute
इलेक्ट्रोलाइट। सल्यूट। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर यहीं खत्म होता है बच्चों। आप हमारे सीरीज में बने रहिए, मैं एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा। बस एक वीडियो में मैं एक लॉन्ग बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और कम टाइम में आप सीख भी सके। थैंक यू सो मच।